बंगाल में सियासी दंगल के दौरान एक ऐसा इंसान भी इंतखाबी मैदान में है जिसे लोग डॉक्टर साहब के नाम से जानते हैं। नाम है डॉक्टर फवाद हलीम। बेहद ईमानदार और शाइस्ता इंसान, खिदमत खल्क का दिलदादा, आला तालीम याफ्ता। उनका अक़ीदा ही इंसानी खिदमत है और उसे ही उनका ईमान समझना चाहिए। और यही वजह है कि सियासी पार्टियों में उनका एक ही फ़िक्री मम्मा बन सका और वो है इश्तराकियत। मौसूफ़ के वालिद मोहतरम बंगाल में कम्युनिस्ट सियासत के फ़ाआल और नामचीन लीडरों में से एक थे और ख़ुद फवाद हलीम ने भी महाजी हुकूमत के दौरान सियासत के मरकज़ में रह के ख़ुद को साबित किया है। फवाद हलीम ने कभी भी ये साबित करने की कोशिश नहीं की कि वो एक मिल्ली लीडर हैं, लेकिन मिल्लत के हर मसले में उनको सरगर्म देखने की आंखें आदी हो चुकी हैं। चाहे वो शहरी कानून के ख़िलाफ़ धरना हो और उसमें पार्क सर्कस में ख़वातीन की ज़रूरियात के सामान की फ़राहिमी हो, चाहे इम्फान बहरान हो या फिर गुज़श्ता बरस का लॉकडाउन हो, डॉक्टर फवाद हलीम अपने तमाम तर वसाइल के साथ आपको वहाँ मौजूद मिलते हैं। निहायत मोतदिल, पुरदबार और संजीदा दानिशमंद सियासतदान आलिम जब बामल हो जाए तो फवाद हलीम जैसा ही हो सकता है। ये मेरा अपना तज्ज़िया है उनकी शख्सियत के बारे में। और शहर में भी आम तौर पर उन्हें एक ईमानदार और आदिल सियासतदान ही समझा जाता है। अभी वो बालीगंज असम्बली हल्के से महाज की जानिब से कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के उम्मीदवार भी हैं, लेकिन मुझे ये देखकर हैरत हो रही है कि इस हल्के के लोगों के दरमियान ये कन्फ्यूजन है कि फ़वाद हलीम या कोई और। ये मखमसा यानी कन्फ्यूजन यूँ भी है कि फ़वाद हलीम को उनकी पार्टी ने एक ऐसे हल्के से टिकट दे दिया है जहाँ मुसलमानों की आबादी बहुत है और उन मुस्लिम वोटरों की वजह से तृणमूल कांग्रेस इक़्तिदार में आई है और CPM को इक़्तिदार से दूर जाना पड़ा है। ऐसे में बालीगंज के हल्के से फ़वाद हलीम जैसे मकबूल आम लीडर को पेश करके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने मुसलमानों के सामने एक बेहतर मुतबादिल पेश किया है और अगर मुसलमान वोटरों ने अक्लमंदी दिखाई तो फ़वाद हलीम कामयाब भी हो सकते हैं। यकीनन बंगाल के मुसलमानों पर इस बार एक बड़ी ज़िम्मेदारी आन पड़ी है कि उन्हें फ़िरक़ा परस्तों को धूल छटाने के लिए अपने वोट को मिलाद शरीफ के तबर्रुक की तरह सारी पार्टियों में तकसीम नहीं करना है। लेकिन इस बार एक और ज़िम्मेदारी भी मिल्लत के वोटरों के सर है और वो ये कि किसी ऐसे उम्मीदवार को भी वोट ना दें जो बादाज़ इंतखाब BJP के साथ जा खड़ा हो। इस सिलसिले में तो ख़ुद ममता बनर्जी ने भी होशियार किया है और ये एतराफ़ किया है कि हमारे सफ़ों में भी बहुत से इब्नुल वक्त मौजूद हैं, लिहाजा हमें 200 से कम सीट ना दिलवाएं। बालीगंज के हल्के के लोगों को जो तृणमूल के तरफदार भी हैं, सिर्फ फवाद हलीम को ही अपना वोट देना चाहिए, क्योंकि बादअज़ इंतखाब फवाद हलीम किसी भी कीमत पर BJP की रुकनीत लेने वाले नहीं हैं। एक बात मुसलमानों को और जहनशी कर लेना चाहिए कि क्या इस इंतखाब के नताइज 100% तृणमूल के हक़ में ही आने वाले हैं? अगर नहीं तो क्या इसके बाद बंगाल के मुसलमान बंगाल की खाड़ी में डूब मरेंगे? हम रहेंगे और पामर्दी के साथ BJP के तमाम गैर जमहूरी और गैर आइनी अक़दाम की मुखालफत करेंगे और उस वक्त असम्बली में हमारी आवाज़ उठाने के लिए फवाद हलीम का असम्बली में होना अशद ज़रूरी है। उन्हें कामयाब बनाकर बालीगंज हल्के के मुसलमान ये साबित कर सकते हैं कि हम सियासत की समझ रखते हैं और मुस्लिम हल्कों पर ऐसे लोगों को मुसल्लत करने की सियासत हमें पसंद नहीं जिन लोगों का मुसलमानों के मसाइल से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ ना हो। बहरहाल वोट बालीगंज के हल्के के लोगों को देना है। अगर मेरी बातें आप लोगों के दिलों तक पहुंचती हैं तो अच्छी बात है, वरना बादाज़ नताइज आपको ये बात समझ आ ही जाएगी। बालीगंज हल्के के एक एक वोटर की ज़िम्मेदारी है कि फ़वाद हलीम जैसे बाकिरदार, तालीम याफ्ता, समाजी खिदमत के दिलदादा और सेक्युलरिज़म के सच्चे सिपाही को वोट देकर मगरिबी बंगाल असम्बली में अपने हल्के से सबसे बेहतरीन नुमाइंदा भेजें ताकि वो उस हल्के की जुमला परेशानियों पर आवाज़ उठा सके। मुझे ये बोलते हुए खुशी हो रही है कि ऐसे वक्त में जब इंतखाब को चंद दिन बाकी हैं और तमाम सियासी नुमाइंदे अपने अपने हल्के में एक एक वोट की भीख मांग रहे हैं, फ़वाद हलीम कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज के एक बेड पर लेटे किसी ज़रूरतमंद को 7वीं मरतबा प्लाज्मा दे रहे हैं। ये क्यों मुमकिन नहीं कि अल्लाह फ़वाद हलीम की इस अदा को कबूल कर ले और उन्हें मिल्लत की सरपरस्ती के लिए मुंतखब कर ले। वो अल्लाह है जिससे चाहे खिदमत ले। नमस्कार, आदाब नाजरीन, मैं हूँ शमा अफरोज़। सियासी तकदीर में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं कि आज हमारे साथ जो हैं वो बालीगंज असम्बली हल्का के CPIM के उम्मीदवार डॉक्टर फवाद हलीम, जिनको शुरू से देखा गया है कोरोना के पिछले वर्ष जो कोरोना काल हुआ उसमें वो देखा गया है कि अब 50 रुपये में किस तरीक़े से वो किडनी का डायलिसिस अपने सेंटर में किया करते थे। आज जितना तेज़ी से पूरे हिंदुस्तान में, बंगाल में जो कोरोना जो फैल रहा है, ऐसे सिचुएशन को रोकने के लिए आज वो खुद कोलकाता मेडिकल कॉलेज आप देख रहे हैं कि ब्लड सेंटर
के करीब मैं खड़ी हूँ और यहाँ पे वो खुद प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आए हैं। अब इनसे पूछना ये है कि जितना तेज़ी से बंगाल में बढ़ रहा है कोरोना, इसको रोकथाम करने के लिए क्या किया जा सकता है। सरकार एक तरफ जहाँ दावा कर रही है कि हमारे पास गैस सिलेंडर ऑलरेडी सिलेंडर मौजूद है, मगर ऑक्सीजन मौजूद है, मगर उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की बहुत कमी पाई जा रही है। अभी सीएम ने बताया है कि सिर्फ 20,000 जो है वो बंगाल में ऑक्सीजन है। क्या 20, अब सवाल ये भी उठता है कि क्या 20,000 ऑक्सीजन से यहाँ बंगाल क्या महफूज बच सकता है? देखिए, ये जो कोरोना का जो परिस्थिति है इसमें मेरा जो प्लाज्मा है ये 7वां बार मैंने डोनेट की है और मेरा प्लाज्मा का एंटीबॉडी काफ़ी ज़्यादा है, तो हम कोशिश करेंगे आगे भी जा कर के प्लाज्मा डोनेट करें। प्लाज्मा में एक संकट इसलिए देखी जा रही है क्योंकि अभी हमारे कई एक लोग जो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं उन्होंने वैक्सीन ले चुकी है और वैक्सीन लेने के बाद प्लाज्मा नहीं दी जा सकती। दूसरी बात यह है कि पूरा पश्चिम बंगाल और हिंदुस्तान में कोविड को मुकाबला करने का जो व्यवस्था है वो व्यवस्था एक संकटजनक परिस्थिति में पहुंच गई है। शमशान में जगह नहीं मिल रहा है, कब्रिस्तान में जगह नहीं मिल रहा है। कर्नाटक सरकार ने एक सरकारी ऑर्डर निकाला है कि अगर आपके घर में ज़मीन है तो आप अपने प्रियजनों का जो अंत्येष्टि है आखिर काम जो है उसको आप घर के अपने ज़मीन में कर सकते हैं, उनको वहाँ कब्र दे सकते हैं, वहाँ उनको आप अंत्येष्टि भी कर सकते हैं। गुजरात में हमने देखा है कि आईसीयू में जो वेंटिलेटेड पेशेंट है, जो पेशेंट वेंटिलेटर में है, उनके घर के 2-2 लोगों को ड्यूटी लगा दी है आईसीयू में, क्योंकि डॉक्टर और जो नर्सिंग स्टाफ है वो उनका अभाव है, वो लोग वहाँ पे मौजूद नहीं है। इस परिस्थिति में ऑक्सीजन का संकट सारा हिंदुस्तान में चल रहा है। बंगाल में अभी हम दूसरे ढेउ में दाखिल हुए हैं, अभी और भी बढ़ना है केस यहाँ पे जिस तरीके से प्लाज्मा की संकट देखी गई है, अभी ऑक्सीजन की भी संकट शुरू होने वाली है। ऑक्सीजन तैयार करने की जो प्लांट है वो हमने पिछले 1 साल में जो मौका मिला है वो हमने तैयार नहीं की है। ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन ले जाकर डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाने के लिए एक स्पेशल एक फ्रिज टाइप ट्रक लगता है, उसके हमने तैयार नहीं किया इस 1 सालों में। और डिस्ट्रीब्यूटर से पेशेंट तक पहुंचाने के लिए जो सिलेंडर लगती है वो सिलेंडर की भी कमी है, किल्लत है। तो ये पूरे सूरत हाल में पिछले 1 साल का जो हमें फ़ायदा लेना था वो फ़ायदा हम नहीं ले पाए और अब जो दूसरा ढेउ जो शुरू हुआ है, इन तमाम इंतज़ाम के अभाव और संकट और किल्लत के लिए पेशेंट जो है वो लोग भुगत रहे हैं। अभी ऑक्सीजन का ब्लैक मार्केट शुरू हो गया है। कई एक जगह में जहां आप ऑक्सीजन मांग रहे हैं आप वो आपको मिल नहीं रहा है। एम्बुलेंस का जो रेट है बाज़ार में दुगना तिगना हो गया है। जो नर्सिंग होम का बेड अभी 1500-2000 पर डे चार्ज था वो अभी 7000-8000 में बिक रहा है। दवा जो है वो 3 गुना 4 गुना बढ़ गया है, ब्लैक मार्केट हो रहा है। इस परिस्थिति में मैं नहीं समझता हूँ कि ऑक्सीजन का जो व्यवस्था है वो सरकार किसी भी हद तक सही तरीके से की है। और जैसे जैसे केस बढ़ने वाली है, इस बढ़ोतरी में एक संकटजनक परिस्थिति तैयार होना है। आवाम को अपना स्वास्थ्य अपने हाथ पर लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। मास्क पहने, हाथ धोए और शारीरिक जो दूरी है उसे बरकरार रखें। ज़्यादातर पेशेंट जो कोरोना से प्रभावित है या संक्रमित है उनका घर ही में हम लोग इलाज कर सकते हैं, लेकिन कौन पेशेंट घर में रहेगा, कौन पेशेंट को भर्ती होना है, इसके बारे एकदम स्पष्ट जो पैरामीटर्स है जिसको हम कहते हैं कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना होना चाहिए, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, पल्स कितना होना चाहिए, पेशेंट की सांस की तकलीफ है कि नहीं, पेशेंट का उम्र कितना है, पेशेंट का और भी कुछ बीमारी जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर वगैरह, ये सब मिला करके डिसीजन ले ली जाती है। घर के लोग ये डिसीजन न ले, जो चिकित्सक है, जो इलाज करने वाले हैं, जो डॉक्टर है, उनके से राब्ता बना करके उनके डिसीजन पर अमल करें। इस सरकार ने अपना जो निकम्मापन है उसको छिपाने की कोशिश कर रही है। हमने देखा है कि पिछले साल जब सबसे ज़्यादा 4100 पेशेंट्स हम लोग को मिले थे 24 घंटा में पॉजिटिव, उसमें जो इंतज़ाम था वो मुकम्मल नहीं था। और इस साल हम उसके 3 गुना ज़्यादा पेशेंट कल हमने पाई है एक दिन में। तो इस व्यवस्था को माने मुकाबला करने के लिए जिस तरीके से तटस्थ होकर के तैयार होना था, सरकार ने मुस्तैदी से तैयार नहीं की। लेकिन सिर्फ मगरबी बंगाल की सरकार नहीं, जो केंद्र में सरकार है वो भी तैयारी नहीं की है और इसका फल जो है आम आवाम को भुगतना पड़ रहा है। हम देख रहे हैं गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली का क्या हाल है। कलकत्ता वो परिस्थिति में प्रवेश दाखिल हो रहा है। दिल्ली और गुजरात और महाराष्ट्र को जो अब जो सूरत हाल है, उनके जो कोरोना पॉजिटिव जो आ रहे हैं
उसके मुकाबले बंगाल में जिस तरीके से अभी हम लोग लेट फेज़ में दाखिल हो रहे हैं, हम लोग का परिस्थिति उनसे बदतर होगा या बेहतर होगा वो अलग बात है, लेकिन उसी लायक होगा। वैक्सीन देना ज़रूरी है, इसलिए कि वैक्सीन लेने से आप बीमारी को रोक पाएंगे। प्लाज्मा दे करके आप एक पेशेंट को हेल्प कर सकते, नहीं भी कर सकते, लेकिन वैक्सीन दे करके आप बीमारी का जो जिस तरीके से प्रभाव है उस प्रभाव को आप कम कर सकते हैं। उसका जो जिस तरीके से वो हावी होता है पेशेंट के ऊपर में, उसका जो असर है उस असर को काफ़ी कम कर सकते हैं। इसे वैक्सीन देना ज़रूरी, लेकिन सवाल ये है अभी पूरा सरकार के भंडार में करीब 3 करोड़ वैक्सीन है। हमारी देश की आबादी 138 करोड़ की है और तकरीबन 9 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो ये 3 करोड़ वैक्सीन में अगर एक हिस्सा बाज़ार के हाथ में अगर बेचने का इंतज़ाम करे तो वैक्सीन का कालाबाजारी होना है, और जो गरीब आदमी है, गरीब तबके का आदमी, उसका नसीब से वैक्सीन कट करके जिसके पॉकेट में पैसे हैं उनके नसीब में जुड़ेंगे। भेदभाव तो मरकजी हुकूमत कर रही है। हमने देखा कि इस तरीके से गुजरात को 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजा गया और राजस्थान को सिर्फ 124 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजी गई केंद्र की तरफ से। तो भेदभाव तो सरकार कर रही है, बीजेपी सरकार कर रही है, और ये भेदभाव करने का मिजाज उनका हमेशा रहा है। और ये इस संकट में विशेष करके जब ये महामारी है, इस महामारी के को मुकाबला करने के लिए ये जो सोच है, ये सोच बहुत ही माने घिनौनी सोच है, और इस सोच से निकल करके सब हिंदुस्तान के नागरिक को एक करके तमाम हमारे जो रसद है, जो रिसोर्सेस है, उसको एक जगह करके हमें इसे मुकाबला करनी चाहिए। ये बात तो अर्थनैतिक विद्या में एक सोच है, मैल्थेसियन थ्योरी बोलते हैं, जो कहता है कि अतिमारी अगर हो बड़ी माप की तो कई एक लोग अगर मारे जाए तो अर्थनीति में सुधार आएगी। मैं समझता हूँ ये बहुत ही घिनौना सोच है अर्थनीति विद्या में, और पृथ्वी में कोई भी सुलझा हुआ आदमी या संजीदा आदमी या जो साफ सोच रखता हो, ये जो अर्थनीति का जो सोच है इसको कबूल नहीं करता। और मैं समझता हूँ अगर ये सोच पर केंद्र सरकार अमल कर रही है और दुनिया के बाकी सब सरकार अमल कर रही है तो बहुत ही दर्दनाक ये सोच है। इलेक्शन कमीशन से कबल जो मीटिंग हुई थी सर्वदलीय बैठक, उससे पहले हमारी पार्टी और संयुक्त मोर्चा ने कह दिया कि बड़ी रैलियाँ और बड़ी हम जमावड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि कोविड का फैलने का जो डर है उससे हमने सिद्धांत लेकर के तमाम जो लोगों से कह दिया, और हमारी पार्टी से कोई प्रोग्राम नहीं हुई। तो इलेक्शन कमीशन ने कल जो सिद्धांत लिया हाई कोर्ट के डपट खाने के बाद, मैं समझता हूँ कि इस पर अमल होनी चाहिए, और पहले से हम इस पर अमल कर रहे हैं। और देखिए, किसी इंसान का जो ज़िंदगी है वो चुनाव से आप तुलना नहीं कर सकते। चुनाव किसी के ज़िंदगी के ऊपर नहीं हो सकता। चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन इंसान जो मारे जा रहे हैं उनके ज़िंदगी अहम है, और उसी तरफ हमें नज़र रखनी चाहिए। बेटे का इंतकाल हो चुका है इसी कोरोना में, मगर बीजेपी कह रही है कि एक साजिश रचा जा रहा है बीजेपी को बदनाम करने की। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें सियासत आनी चाहिए। कई एक लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र मंत्री भी मारे गए हैं, उनके एमपी भी मारे गए हैं, तृणमूल कांग्रेस के नेता भी मारे गए हैं, आज भी उनके नेता आईसीयू में भर्ती है एसएसकेएम में, और हमारी पार्टी के भी कई लोग, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी भर्ती है, उनके इलाज हो रही है। तो मैं समझता हूँ इसमें सियासत नहीं आनी चाहिए। एक बड़ी जो बीमारी है, अतिमारी है, उसके खिलाफ हम लोग को एक साथ मिलकर काम करनी चाहिए। जो लोग सरकार में हैं, जो पार्टियाँ सरकार में हैं, उनके तरफ लोग दृष्टि रखे हुए हैं, नज़र रखे हुए हैं। उनके रवैये के ऊपर में हिंदुस्तान में हम लोग किस तरीके से निकलेंगे उसका ये फैसला हमें करना है। बंगाल के अवाम को क्या आप मैसेज देंगे? ये मैं साफ बोलूँगा कि कोविड पूरा हिंदुस्तान में हावी हो रहा है। आप मास्क यकीनन पहने, आप हाथ बार बार साबुन पानी से धोए, और आप जब भी बाहर निकले तो शारीरिक दूरी कम से कम 6 फीट और 2 मीटर का बरकरार रखें। आप महफूज रहेंगे, आपके घर के लोग महफूज रहेंगे। सरकार की तरफ से जो कदम उठानी चाहिए, मैं दावा करता हूं कि सरकार ऐलान करे कि दूसरा ढेउ शुरू हो गया हिंदुस्तान में और पश्चिम बंगाल में। केंद्र और रियासती सरकार का इसका ऐलान करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को 10 केजी खाद्य सामग्री पहुँचाना चाहिए। बिना खाना का कोविड का मुकाबला नहीं किया जा सकता, बिना खा करके वैक्सीन को कामगर नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात है, वैक्सीन हर एक नागरिक को मुफ्त मुहैया करनी चाहिए सरकार की तरफ से। ये थे हमारे साथ डॉक्टर फवाद हलीम साहब, जिन्होंने बताया कि सरकार जो है वो पूरे तौर पे फेलियर है यहाँ पे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तमाम दोनों ही सरकार जो है सेहत के मामले में पूरे तौर पे फेलियर नज़र आ रहे हैं।